जब आपका एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आने लगता है, यानी बहुत ही कम दिन रह जाते हैं एग्ज़ाम को, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिल जाएं, ऐसे नोट्स मिल जाएं जिन्हें हम कम समय में पढ़कर किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकें, उसका सिलेबस ख़त्म कर सकें और एग्ज़ाम में बहुत ही तो चिंता मत कीजिए, आज की ये क्लास आप ही के लिए है। हमें खूब अच्छे नंबर लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए। तो अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपने भी सब्जेक्ट लिया है इंग्लिश लिटरेचर, तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप ना सिर्फ इसमें क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, बल्कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, नोट्स देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, और केवल एक चैप्टर का नहीं देखेंगे, आपके पोएट्री में जितना सिलेबस है सारे चैप्टर को हम इसी आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। और जो पॉइंट्स, जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, इन्हीं से सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और हम कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिन्हें आप फॉलो करके इन क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, एक एक लाइन हिंदी में समझते हुए आज की इस क्लास को आप समझेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा अगर इंग्लिश में अच्छे नंबर चाहिए तो। इन ये चैप्टर आपका है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन कौन आता है इस चैप्टर से। तो कौन सा है वो क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा आता है उसको समझेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपका 10 से 15 नंबर का आता है एग्ज़ाम में, बहुत ध्यान दे लीजिए। तो क्वेश्चन है लॉन्ग, व्हाट आर द बेकन्स व्यू ऑन द वैल्यू ऑफ स्टडीज़। जो वेकन्स हैं उनका व्यू, उनका नज़रिया क्या है, वैल्यू ऑफ स्टडी, पढ़ाई का जो महत्व है स्टडीज़ का, उसकी क्या वैल्यू है, इस पर बेकन का क्या वो है व्यू, इनका पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे आप? बेकन सेज स्टडी इम्प्रूव डिलाइट प्लीज़र। बेकन जो कहते हैं कि जो स्टडी हम पढ़ाई करते हैं वो इम्प्रूव करती है डिलाइट, ऑर्नमेंट, कन्वर्सेशन। डिलाइट का मतलब होता है आनंद, डिलाइट, प्लीजर। ऑर्नमेंट का मतलब होता है कन्वर्सेशन, यानी हम जो बातचीत करते हैं। एंड एबिलिटी मतलब जजमेंट, जैसे कोई भी निर्णय लेना हुआ, इसकी योग्यता, ये सभी क्या होती हैं? इम्प्रूव होती हैं। तो पहली पॉइंट ये याद कर लीजिए, बेकन कहते हैं स्टडी से हमारा क्या, हमें आनंद मिलता है, हमारी बातचीत करने का तरीका इम्प्रूव होता है, और एबिलिटी, जजमेंट, ये इम्प्रूव होता है, निर्णय लेने की जो क्षमता होती है हमारे अंदर। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। रीडिंग जो है, जो हम रीडिंग करते हैं, कोई चीज़ पढ़ते हैं, वो मैन को फुल बना, तो स्टडी जो है इंसान को पूर्ण बनाती है, यानी संपूर्ण, उसका स्वास्थ्य, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है रीडिंग करने से। राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन एंड कॉन्फ्रेंस मेक्स अ रेडी मैन। जो हम बातचीत करते हैं वो हमें एक रेडी, तत्पर, हम बात करने के लिए तत्पर रहते हैं। और एक्सेसिव रीडिंग विदाउट एप्लीकेशन इज़ यूजलेस। एग्जेक्टिव रीडिंग मतलब केवल पढ़ाई जो है वो व्यर्थ होती है, बिना व्यवहार के पढ़ाई व्यर्थ होती है। हमें पढ़ाई के साथ साथ अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए, जो कि एक स्टडी पढ़ाई करने से आता है। अब है ट्रू विजडम लाइज इन अप्लाइंग स्टडीज़ टू प्रैक्टिकल लाइफ। ट्रू विजडम यानी असली ज्ञान वह होता है जो हमारे जीवन में काम आए। अप्लाइंग स्टडी टू प्रैक्टिकल लाइफ, वह ज्ञान हमारे काम का होता है जिन्हें हम डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप पॉइंट्स याद रख लीजिए। ये कहा था बेकन, जो कि राइटर हैं ऑफ स्टडीज़ के, तो इन्होंने अपने, ये एक ऐसे है, तो ऐसे में इन्होंने स्टडी के जो भी फ़ायदे हैं, स्टडी करने से क्या होता है, ये सभी चीज़ें इन्होंने बताई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आंसर हिंदी में भी दिया गया है। अगर आप पीडीएफ चाहिए आपको, तो हिंदी और इंग्लिश में हम आपको पीडीएफ भी दे देंगे, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो बेकन कहते हैं कि अध्ययन से आनंद, अलंकरण, कन्वर्सेशन यानी बातचीत क्षमता,
बढ़ती है। पढ़ना मनुष्य को संपूर्ण बनाता है और लिखना सटीक बनाता है और बातचीत तथ्यपर बनाती है। केवल पढ़ाई बिना व्यवहार के व्यर्थ है, यानी पढ़ाई हमें ऐसी करनी चाहिए जो हमारे जीवन में काम आए। तो इस तरह से कहा था बेकन ने स्टडीज़ के बारे में। और भी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लासेस डियर स्टूडेंट पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए, जिससे हमारा पूरी मेहनत जो है वो सफल हो जाए। आइए देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। जो इंग्लिश एसे होते हैं उनके फादर किसे कहा जाता है। जो भी एसे निबंध है उसके फादर किसको कहा जाता है, तो निबंध के फादर कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को। ये जो है इंग्लिश के एसेलिस्ट हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है रीडी मेक द मैन फुल, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब क्या होता है कि स्टडी, उन्होंने कहा है कि स्टडी इंसान को फुल संपूर्ण बनाती है, तो इसका मतलब आपको अपने शब्दों में देना है, इसका अर्थ बताना है। तो क्या लिखेंगे आप, नॉलेज कंप्लीट अ मैन, मतलब नॉलेज जो है वो एक मैन को कंप्लीट बनाती है। अब चूंकि आपका बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है एग्ज़ाम एमसीक्यू बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा आता है। बेकन्स एसे आर फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है, सिंप्लिसिटी के लिए, विजडम के लिए, पोइट्री के लिए, फिक्शन के लिए। तो विजडम जो है इसका करेक्ट आंसर है। बेकन्स का एसे जो है वो विजडम के लिए जाना जाता है। अब इस आंसर को याद करने की ट्रिक क्या है, जिससे आप एग्ज़ाम के टाइम भी इसे पॉइंट्स को रिवाइज करके पूरा आंसर बना के लिख सकते हैं। तो रिमेंबर ट्रिक क्या है, 3 वर्ड्स आप मेन कीवर्ड्स समझिए, इनको याद करेंगे तो आपको पूरा आंसर याद आ जाएगा। जैसा कि पहला है डिलाइट, डिलाइट यानी आनंद, प्लीज़र। ऑनमेंट का मतलब होता है बातचीत, कन्वर्सेशन, और एबिलिटी का मतलब है योग्यता। तो इस तरह से इन पॉइंट्स को याद करेंगे तो आपको आंसर से कनेक्ट करके आप आंसर को पूरा लिख सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द शेक्सपियर्स सनेट। ये एक पोयम है, आपके सिलेबस में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है। इसका सेंट्रल थीम क्या है, आखिर पोइट कहना क्या चाह रहा है इस पोइट्री के जरिए। सनेट 18, ये याद रखिए, इसके राइटर हैं शेक्सपियर्स। तो आंसर कैसे लिखना है आपको, द सेंट्रल थीम ऑफ शेक्सपियर्स सनेट 18 इज इमोर्टिलिटी ऑफ पोइट्री एंड इंटरनल ब्यूटी। जो एक पोइट्री होती है उसकी अमरता का और उसकी सुंदरता एक पोइट्री की, इसके बारे में जो है वो शेक्सपियर बताते हैं सनेट 18 में। द पोइट कंपेयर्स हिज बिलव्ड टू समर डेज बट फाइंड हर मोर लवली एंड एवर लास्टिंग। जो पोइट हैं वो कंपेयर करते हैं अपने बिलव्ड को समर डेज से, पर वो क्या पाते हैं कि हर मोर लवली एंड एवर लास्टिंग, पर वो जो है वो समर डेज से भी ज़्यादा बहुत ही लवली, प्यारी और एवर लास्टिंग, कभी ना ख़त्म होने वाली पोइट्री होती है। वाइल नेचुरल ब्यूटी फिट्स, जो एक नेचुरल प्राकृतिक एक सुंदरता होती है वो समय के साथ चली जाती है। पोइट्री प्रिजर्व्स ब्यूटी फॉर एवर, बट जो पोइट्री होती है, एक कविता होती है, वो जो है प्रिजर्व सुरक्षित रहती है, ब्यूटी फॉर एवर, हमेशा के लिए वो उसकी सुंदरता बनी रहती है। अब एक बार हिंदी में भी हम आपको पॉइंट दिखा देते हैं जिससे आपको आसानी से पूरा सिलेबस क्लियर हो जाए। देख लीजिए, शेक्सपियर के सनेट 18 का मुख्य विषय है कविता की अमरता, यानी ये हमेशा अमर रहती है, और सौंदर्यता की शाश्वतता। कवि ने अपनी प्रेयसी की तुलना ग्रीम स्मृति से करता है, पर उसे अधिक सुंदर चिरस्थायी मानता है, पर उससे भी ज़्यादा बताता है कि यह स्थिर है, अस्थायी है। जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है वहीं कविता सौंदर्य को सदा के लिए अमर बना देती है। क्वेश्चन है अगला आपकी पोएट्री से। पोइट्री का लेसन है आपका, एक पोएम है जो है जॉन मिल्टन के द्वारा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक आपका चैप्टर है जिसके राइटर हैं जॉन मिल्टन। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से आपका, वो है व्हाट मैसेज डज मिल्टन कन्वे ऑन
ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये जो इनकी स्टोरी है, इसमें इस स्टोरी के जरिए जो मिल्टन है वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो आइए देखते हैं, समझते हैं आंसर को। बहुत ही ध्यान से देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर कैसे देना है आपको? मिल्टन कन्वेज द मैसेज ऑफ पेशेंस। मिल्टन जो है वो कन्वे करते हैं, बताते हैं, द मैसेज संदेश देते हैं, पेशेंस यानी धैर्य के बारे में। एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड्स विल, और ये स्वीकार करना कि गॉड विल्स एंड वैल्यू ऑफ इनर सर्विस, और आंतरिक सेवा के महत्व को समझना, वैल्यू ऑफ इनर सर्विस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड्स विल, और गॉड की जो इच्छा है उसे स्वीकार करना। तो ही लॉस्ट हिज आइज लाइट, हालांकि वो जो हैं अंधे हैं, उनके मतलब आइज से देख नहीं पा रहे हैं। ही रियलाइज, वो महसूस करते हैं, दैट सर्विंग गॉड डज नॉट ऑलवेज मीन एक्शन। फिर वो रियलाइज, वो महसूस करते हैं कि गॉड का जो सर्विस, सेवा करना गॉड का, वो केवल एक्शन से ही उनकी सेवा नहीं की जाती, यानी केवल कार्य करके ही उनकी सेवा नहीं की जा सकती है। इवन स्टैंडिंग पेशेंटली इन फेथ इज सर्विस, इवन जबकि उनकी सेवा एक तरह से और की जाती है, इन स्टैंडिंग पेशेंटली यानी धैर्य धारण करके रहना, फेथ इन सर्विस, धैर्य पूर्वक जो विश्वास है उसी में स्थिर रहना भी एक क्या है? एक सर्विस है गॉड की, एक गॉड के सर्विंग गॉड। तो कुल मिलाकर जो जॉन मिल्टन है वो इस स्टोरी से यही बताना चाहते हैं कि गॉड जो भी देते हैं हमें उसे स्वीकार करना चाहिए धैर्य के साथ, और वैल्यू, इनर वैल्यू की वैल्यू समझना चाहिए आंतरिक सेवा का। और वो अंधे होते भी कहते हैं कि गॉड की सेवा करना, केवल हम काम करके ही गॉड की सेवा नहीं कर सकते, बल्कि विश्वास और धैर्य के साथ भी गॉड की सेवा की जाती है। आइए हिंदी में आप समझ लीजिए एक बार, जिससे कि आपको स्टोरी समझ आए। तो मिल्टन अपनी कविता में ऑन हिज ब्लाइंडनेस में धैर्य, ईश्वर की इच्छा, स्वीकार और आंतरिक सेवा के महत्व का संदेश देते हैं। वो दृष्टिहीन होने पर भी समझते हैं कि ईश्वर की सेवा केवल कर्म से नहीं बल्कि विश्वास में स्थिर रहने से भी होती है। आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है, ये भी अभी हम पोएट्री के लेसन्स चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं। चैप्टर का जो राइटर है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। इनकी जो पोएट्री का नाम है वो है दी वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसमें कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डज वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज मटेरियलिज्म इन दिस पोएम। कुल मिला के यही एक क्वेश्चन को आप देख के समझ लीजिए, पूरा चैप्टर को समझ लेंगे, और इतना अगर आप समझते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि इस चैप्टर से आपका कोई भी आंसर छूटेगा नहीं। बहुत ही ध्यान से देखिए। आइए देखते हैं आंसर कैसे आपको लिखना होगा। तो आंसर है, जो वर्ड्सवर्थ हैं ये क्रिटिसाइज बताते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी फॉर लूजिंग इट्स बॉन्ड विद नेचर। ये कहते हैं कि जो भौतिकवादी युग चल रहा है, समाज चल रहा है इस समय, ये क्या कर रहा है? लूजिंग, खो रहा है बॉन्ड मतलब संबंध विद नेचर। ये आजकल भौतिकवादी युग जो है वो प्रकृति के साथ उतना समय व्यतीत नहीं कर पा रहा है, बॉन्ड्स ऑन ही शेज। वह ये भी कहते हैं कि पीपल आर टू बिजी विद मनी एंड पोजीशंस। वो क्या आलोचना कर रहे हैं? क्रिटिसाइज मतलब ये आलोचना कर रहे हैं कि जो भौतिकवादी युग की आलोचना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ही सेज पीपल आर टू बिजी, जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं विद मनी एंड पॉजिटिवनेस, मतलब जो धन कमाने के लिए और वस्तुएं जो भी हैं इन सभी में इतना व्यस्त हैं कि फॉरगेटिंग द ब्यूटी
सुंदरता को भूल रहे हैं, ऑफ द सीज वाइंड एंड नेचर डाइविनिटी, जो समुद्र है, जो हवा है, इन सभी जो हमारी नेचुरल प्रकृति की ब्यूटी है, इन सभी को भूले जा रहे हैं। और ही विशेष टू बी अ पैगन, वो चाह रहे हैं, ही विशेष वो चाहते हैं, टू बी अ पैगन, पैगन मतलब होता है जो नेचर का लवर होता है, उसे ही पैगन कहा जाता है। सो ही कुड फील क्लोजर टू दी नेचर, वो चाहते हैं पैगन बनना। क्यों चाहते हैं? ताकि वो जो है क्लोजर, प्रकृति से थोड़ा निकट, क्लोजर महसूस कर सके। क्लोजर का मतलब निकट, उसके बहुत ही समीप, ऐसा वो महसूस कर लें, इसलिए वो पैगन बनना चाह रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस भी इससे आ सकता है, पैगन का वर्ड मीनिंग आ सकता है, और क्या क्रिटिसाइज़ किया है इन्होंने इस पोएम में, ये पूछा जा सकता है। और जो आजकल जो लोग अपना प्रकृति से हटा रहे हैं, उन जो धन और वस्तुओं के लिए इतना बिजी हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये बता रहे हैं। अब देख लेते हैं हिंदी में इसका पूरा एक बार समरी देख लेते हैं, जिससे आपको याद करने में प्रॉब्लम ना आए। तो वर्ड्सवर्थ इस कविता में भौतिकवादी यानी जो अभी चल रहा है मशीनों का युग, इतना सारा सिस्टमेटिक, तो वे कहते हैं कि लोग धन और वस्तुओं में इतने व्यस्त हैं कि समुद्र, वायु और प्रकृति की दिव्यता को ही भूल गए हैं। दिव्यता यानी इसकी सुंदरता को भूल चुके हैं और अपने बस धन और वस्तुओं में बिजी हैं। कवि तो यह तक कहता है कि वह पगान यानी प्राकृतिक पूजक बनना चाहता है, ताकि प्रकृति के और निकट हो सके। ये कोई ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं है, सारे ही आपके क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चन हैं और सभी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखिए। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है जॉन कीट्स, जो कि इस पोइट्री के राइटर हैं। पोइट्री का नाम है ओडी या नाइटिंगेल। क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, What contrast does Keats draw between human life and the nightingale song? कॉन्ट्रास्ट, क्या तुलना करते हैं जो जॉन कीट्स हैं वो ह्यूमन लाइफ और नाइटिंगेल सॉन्ग, जो बुलबुल होती है उसका जो सॉन्ग्स होते हैं, वो जो सिंगिंग करती है, उसके बारे में। तो आंसर आपको बताना है कि कैसे ये कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। कैसे लिखेंगे आंसर? तो कीट्स कॉन्ट्रास्ट द सफरिंग, कॉन्ट्रास्ट का मतलब तुलना कर रहे हैं, द सफरिंग पेन, जो पीड़ा है व्यक्ति का, दुख है, एंड मोर्टिलिटी ऑफ लाइफ, मोर्टिलिटी का मतलब है मृत्यु, विद द इंटरनल जॉय। तुलना किससे? इमोर्टिलिटी ऑफ नाइटिंगेल सॉन्ग, जो नाइटिंगेल है, नाइटिंगेल के बुलबुल का सॉन्ग जो वो सिंगिंग गुनगुनाती है, आपने सुना ज़रूर होगा, तो ठीक है। तो इससे ये तुलना क्या करते हैं, जो व्यक्ति के सफरिंग्स है, पेन्स है, मोर्टिलिटी है, इन सब का। वाइल ह्यूमन फेस सॉरो एंड डेथ, जो इंसान होता है वो फेस क्या करता है, सबके ऊपर दुख चुकाता है, और डेथ जो है मृत्यु सभी को सामना करना पड़ता है। द बर्ड्स मेलोडी सीम्स, जो बुलबुल है उसकी मेलोडी जो सॉन्ग्स गा रही है, सीम्स टाइमलेस एंड फ्री फ्रॉम सफरिंग, यानी पीड़ा रहित प्रतीत हो रही है। हिंदी में समझते हैं जिससे आपको एकदम बढ़िया से याद हो जाए आंसर। तो कीट्स ने मानव जीवन की पीड़ा, दुख और मृत्यु की तुलना बुलबुल के गीत से की है। जहाँ मनुष्य दुखों और मृत्यु से बंधा है, वहीं बुलबुल का गीत जो है वो कालातीत और पीड़ा रहित प्रतीत होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपकी पोएट्री का लास्ट लेसन है ये, और इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। अगर आप जितने क्वेश्चन बता रहे हैं केवल इन्हीं को तैयार करते हैं, तब भी पोएट्री से आपका कोई क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। आप एक्स्ट्रा तैयारी भी कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में बहुत सारी क्लासेस हैं, देख सकते हैं। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। चैप्टर का जो राइटर हैं वो है पीबी शैली, और इनकी जो रचना है जो इन्होंने लिखा है, ओडी टू द वेस्ट वाइंड।
वेस्ट वाइंड यानी पश्चिमी हवा। अब क्वेश्चन क्या बनता है इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज सेली कॉल द वेस्ट वाइंड। सेली जो है वो वेस्ट वाइंड को क्यों कहते हैं कि डिस्ट्रॉयर भी है और प्रिजर्वर भी है, यानी ये हम जो है, तो डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है विध्वंसक और प्रिजर्वर का मतलब होता है संरक्षक, यानी जो रक्षा करती है, और डिस्ट्रॉयर का मतलब जो नष्ट करती है। तो सेली जो है वो जो पश्चिमी हवा होती है उसको ऐसा क्यों कहते हैं कि वो संरक्षक भी होती है और डिस्ट्रॉयर भी होती है। तो अगर आप आंसर को देखते हैं तब इसका सही से मतलब समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं आंसर को। तो आंसर क्या आप लिखेंगे, तो सेली जो है वो कॉल्स कहते हैं, कॉल्स दी वेस्ट वाइंड, जो पश्चिमी हवा होती है। आपने सुना होगा कि हवा बहुत साइंस में आपने पढ़ा भी होगा कि हवा जो है वो पश्चिमी हवा होती है, पूर्वी हवा होती है। तो ये बात कर रहे हैं पश्चिमी हवा की, वेस्ट वाइंड की। तो ये एक क्या है, डिस्ट्रॉयर है। बिकॉज क्यों डिस्ट्रॉयर कहते हैं ये समझिए, बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज ओल्ड एंड डीड लीव्स, क्योंकि ये जो है वो डिस्ट्रॉय करती है ओल्ड, जो पुरानी लीव्स होती हैं, पेड़ों की पत्तियां होती हैं, ओल्ड एंड डीड लीव्स, और बट जो सूखे पत्ते हैं उन्हें यह नष्ट करती है। और दूसरा है बट आल्सो, और साथ ही साथ प्रिजर्वर का भी कैसे ये काम करती है ये देखना है, यानी कैसे रक्षा करती है। तो बिकॉज इट स्प्रेड्स, चूँकि ये क्या करती है, इट स्प्रेड्स यानी फैलाती है सीड्स, बीजों को फैलाती है, दैट विल ग्रो इन स्प्रिंग, जो कि हम बाद में वही जो बीजों को स्प्रेड करती है धरती पे वही ग्रो होते हैं इन स्प्रिंग, यानी बसंत के सीजन में वही सीड्स जो धरती पे फैले होते हैं वही ग्रो करते हैं, अंकुरित होते हैं, जिनसे एक नया पौधा बनता है। 10 इस तरह से द वाइंड सिंबलाइज बोथ, इसीलिए कहा जाता है वेस्ट वाइंड जो है सिंबलाइज प्रतीक है, बोथ डेथ एंड रीबर्थ, इसीलिए कहा जाता है कि वेस्ट वाइंड जो है वो किसका प्रतीक है, डेथ मृत्यु का भी है और बर्थ का भी है। जब जो लीव्स होती हैं वो डीड पेड़ों से गिरती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं, तो इसलिए उसे कहा जाता है डिस्ट्रॉयर। और जब वो बीजों को जो बिखेरती है वो जब नए पौधों के रूप में आते हैं तो इसीलिए उससे कहा जाता है रीबर्थ। तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि सेली ने आखिर जो इनकी ये ओडी है इसमें क्या मेनली बताया है। हिंदी में भी समझ लीजिए एक बार। तो सेली पश्चिम पवन को विध्वंसक कहता है क्योंकि यह सूखे पत्तों को नष्ट करती है, और संरक्षक भी कहता है। क्यों कहता है, क्योंकि यह बीजों को फैलाती है और जो वसंत में अंकुरित होते हैं। इस प्रकार यह पवन मृत्यु और पुनर्जन्म, दोबारा जो जन्म होता है, इन दोनों का प्रतीक है। अब आप देखेंगे जितने भी हमने पोइट्री के लेसन्स बताए हैं इनको शॉर्ट में आप कैसे एक नोट तैयार कर लेंगे जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो। तो याद करने की ट्रिक भी है इसमें, देख लीजिए। तो पहला जो हमने पढ़ा था, जो पोइट्री का लेसन था, शेक्सपियर्स का सनेट था, जिसमें कि इन्होंने क्या बताया है, समर फेड्स बट पोइट्री सेव्स। जो समर यानी जो गर्मी का समय होता है वो चला जाता है, पर पोइट्री जो है हमेशा सेफ संरक्षित रहती है। पहले चैप्टर में हमने ये देखा था। दूसरा जो है वो मिल्टन थे, जो ब्लाइंडनेस के बारे में लिखी है स्टोरी। उन्होंने सर्विस और प्रेजेंस के बारे में बताया है कि धैर्य और सेवा दोनों बराबर, ऐसे आप याद कर सकते हैं, इन्होंने यही बताया है। तीसरा जो है हमने स्टोरी पढ़ी है वो है वर्ड्सवर्थ की, जो है नेचर और मनी, यानी लोग नेचर को छोड़ रहे हैं मनी के लिए, मनी में इतना बिजी हैं कि वो नेचर के साथ समय नहीं व्यतीत कर पा रहे हैं। अब लास्ट इसके बाद जो हमने पढ़ी थी वो किड्स का, जिसमें उन्होंने ह्यूमन पेन को कंपेयर किया है, कॉन्ट्रास्ट किया है, तुलना की है बर्ड्स इमोर्टिलिटी का, जो बुलबुल का सॉन्ग है उससे इन्होंने कंपेयर किया है। सबसे लास्ट देख लेते हैं हम चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा वो सेली का
वॉइंट, वॉइंट जो है हवा, वो क्या है, डिस्ट्रॉयर प्लस प्रिजर्वर, संरक्षक का कार्य भी करती है और डिस्ट्रॉयर का काम भी करती है। तो ये तो 5 लेसन्स हैं आपके पोएट्री से, जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, बी फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चन पेपर से हमने निकाला हुआ है, जो कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, उनके आंसर को विद बहुत ही आसान ट्रिक और इजी लैंग्वेज का यूज़ करके। तो लास्ट तक देखिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है ये आज की। अगर आज की क्लास आप पूरा लास्ट तक देते हैं और सभी टॉपिक्स को समझते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे मार्क्स दे के जाएंगे। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन जो है आपके इंडियन पोइट्स का जो कंट्रीब्यूशन है, सभी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप बस इतना ही पढ़ते हैं जितने क्वेश्चन बताए जाते हैं तो 100% क्वेश्चन इधर से ही आएंगे, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। आइए देखते हैं, जो चैप्टर का नाम है वो है सरोजनी नायडू दी पैलन बैरियर्स। तो पैलनकल बैरियर्स यानी पैलनकल ढोने वाले। क्वेश्चन क्या है देखते हैं इम्पोर्टेंट को। व्हाट इमेजरी डज सरोजनी नायडू यूज इन दी, जो स्टोरी का नाम है द पैलकन बैरियर्स। तो आंसर को देखिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं आंसर को। तो आंसर आप ऐसे लिखेंगे, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि क्या कल्पना करती हैं सरोजनी नायडू उन लोगों के बारे में जो पैलकन बैरियर्स, पैलकन को ढोने वाले हैं, उनके बारे में सरोजनी नायडू ने क्या इमेजरी यानी क्या कल्पना की है। तो चलिए आंसर को देखते हैं। सरोजनी नायडू यूजेज राइथमिक इमेजरी ऑफ मूवमेंट एंड साउंड। द बैरियर्स स्टेप्स आर लाइक म्यूजिक। जो बैरियर्स, जो पैलकन ढोने वाले हैं, उनके जो कदम हैं, स्टेप्स हैं, वो कैसे लगते हैं। वो कह रही हैं कि वो लाइक म्यूज़िक, वो म्यूज़िक क्रिएट कर रहे हैं। जब वो पैलकन को लेके चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई म्यूज़िक क्रिएट हो रही हो। एंड म्यूज़िकल प्रोसेसन, यानी इस स्टोरी में सरोजनी नायडू ने कल्पना की है किसकी, मूवमेंट यानी गति और साउंड, ध्वनि की एक कल्पना की है, जो कि द बैरियर्स स्टेप्स, जो बैरियर्स ढोने वाले हैं, उनके जो हैं स्टेप्स, उनके कदम चाल जो है वो कैसी लग रही है, वो जैसे कोई म्यूज़िक को क्रिएट कर रही है। उसके बाद है शी एम्फेसाइज द जॉय एंड फेस्टिविटी ऑफ द सीन। ये जो इनकी कविता है, इसमें मुख्य रूप से क्या इसमें बताया गया है, द जॉय, आनंद, और फेस्टिविटी, जो उत्सव के सीन, इन सभी चीज़ों को बताया गया है, जॉय और उत्सव के बारे में। मुख्य उद्देश्य हिंदी में समझते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो सरोजनी नायडू ने दी पैलन बैरियर्स में गति और ध्वनि की तालबद्ध कल्पना का उपयोग किया है। यानी जो पैलकन ढोने वाले लोग हैं, ये लोग जब चल रहे हैं तो एक ध्वनि, संगीत उत्पन्न हो रही है। पैलकन ढोने वालों के कदमों से एक संगीत बनता है, जिससे एक संगीतमय जुलूस बनता है, जैसे कि वो लोग कोई जुलूस जैसे रैली कहते हैं वो निकाले हों, ऐसा उनके कदमों से एक ध्वनि निकल रही है जो एक संगीत गाने, म्यूज़िक की तरह लग रही है। कविता में उत्सव और आनंद की भावना प्रमुख है। ये जो पोएम है इसमें मुख्य रूप से फेस्टिव यानी उत्सव और आनंद की भावना को दिखाया गया है, या सरोजनी नायडू जी ने बताया है। तो ये तो है इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन। सबसे लास्ट में हम देखेंगे कैसे आप इन आंसर को याद रख सकते हैं, ट्रिक क्या है, जिसके एग्ज़ाम के टाइम आप केवल 3-4 वर्ड्स को पढ़ेंगे और उन्हीं से आप पूरा आंसर बना लेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखिए, सबसे लास्ट में हम वो ट्रिक बताने वाले हैं। अगला चैप्टर है जो कि इसका ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर को आप समझ लेंगे केवल एक क्वेश्चन आंसर से। तो चलिए देख लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 है, तोरू दत्त का आवर कैजुरीन ट्री।
इसके बारे में है। ये एक ट्री होता है, इसी के बारे में इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है यही सब लिखना है। क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट डज तोरू दत्त डिस्क्राइब द कैरुएना ट्री? इस ट्री के बारे में इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है? तो ये कैजुरीना जो एक ट्री है, इसके बारे में तोरू दत्त कहते हैं। आंसर देखते हैं। तोरू दत्त डिस्क्राइब्स, ये वर्णन करते हैं, बताते हैं, द कैजुरीना ट्री एज अ सिंबल ऑफ नेचर ब्यूटी। ये जो ट्री है ये सिंबल यानी प्रतीक है, चिन्ह है, किस चीज़ का? नेचर्स ब्यूटी, हमारी प्रकृति जो है उसकी सुंदरता का एक प्रतीक माना जाता है। एंड चाइल्डहुड, और हमारे चाइल्डहुड यानी बचपन, मेमोरीज, बचपन की जो यादें हैं उसका भी। ही स्टैंड्स टॉल शेल्टरिंग बर्ड्स, ये जो है ये स्टैंड टॉल, बहुत ही लंबा खड़ा होता है। शेल्टरिंग बर्ड्स, जो बर्ड्स चिड़िया होती हैं उनको शेल्टरिंग छाया प्रदान करता है। एंड और एनिमल्स एंड इवोक्स जो नॉस्टैल्जिया एंड पर्सनल रिफ्लेक्शंस। तो नोस्टेलिगा का मतलब होता है नए स्मृति, हमारी जो यादें हैं इसको जगाता है। एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन, और जो है और आत्म रिफ्लेक्शन यानी हमारे जो विचार हैं, नए विचार हैं पर्सनल, उनको जो है इवोक्स जगाता है। जो ये एक ट्री है जिसका नाम है कैजुरीना, बहुत ही स्पेलिंग थोड़ी अटपटी है लेकिन याद करने की कोशिश कीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं हिंदी में इसका मतलब, जिससे आपकी जो याद इस स्टोरी को रखने का तरीका है क्लियर हो सके। आइए देखते हैं। तो तोरू दत्त ने जो है जो कैजुरीना पेड़ की प्रकृति की सुंदरता और बचपन की यादों का प्रतीक बनाया है। 2 पॉइंट्स याद करिए। चैप्टर का नाम याद करना है, चैप्टर का नाम और इसके राइटर कौन हैं, फिर इन्होंने इस चैप्टर में क्या बताया है। तो इन्होंने प्रकृति, जो नेचर की ब्यूटी है, जो और जो बचपन की यादें हैं, चाइल्डहुड मेमोरी, इसका जो है प्रतीक बताया है। कैजुरीना पेड़, कैजुरीना ट्री को, यह ऊंचा खड़ा है, पक्षियों और जानवरों को आश्रय देता है और कविता में स्मृति और आत्मविचार की भावना जगाता है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्ज़ाम जो है वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रवींद्रनाथ टैगोर जो इसके राइटर हैं और इनकी पोयम का नाम है गीतांजलि, जो कि एक इंडियन राइटर हैं। तो कौन सा क्वेश्चन है इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम में बहुत बार आने वाला और इस बार भी आएगा। तो क्वेश्चन का नाम है व्हाट डज स्पिरिचुअल मैसेज ई कन्वेड इन टैगोर्स गीतांजलि। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, जो आत्मा से संबंध रखता है, वो कौन सा ऐसा मैसेज है जो टैगोर ने अपनी गीतांजलि जो इनकी पोयम है इसमें दिया हुआ है, क्या संदेश दिया है अध्यात्म के बारे में। आइए समझते हैं। तो आंसर लिखना है आपको, टैगोर कन्वेज, टैगोर जो है वो कन्वे करते हैं, बताते हैं। तो टैगोर जी अध्यात्म के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि दी जॉय ऑफ, वो कहते हैं कन्वे, इस पोयम में गीतांजलि में वो कहते हैं कि सरेंडर टू गॉड, सरेंडर यानी समर्पित हो जाना, सब कुछ न्यौछावर करना, टू गॉड भगवान पर सब कुछ छोड़ देना। ह्यूमैनिटी मतलब अच्छा जो है एक, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्र, बहुत ही सरल स्वभाव का। एंड द जॉय ऑफ सिंपल डिवोशन, और जो आनंद है एक सिंपल डिवोशन, एक सिंपल भक्ति, बहुत ही सरल भक्ति, इसका जो आनंद है, इन सभी के बारे में इन्होंने बताया है। पहला कार्ड है सरेंडर टू गॉड, इसमें इस गीतांजलि में सरेंडर टू गॉड ये एक बताया है सरल स्वभाव, और जॉय ऑफ सिंपल डिवोशन। द पोएट बिलीव्स दैट डिवाइन प्रेजेंस इज एवरीवेयर। द पोएट जो टैगोर जी हैं वो बिलीव विश्वास करते हैं दैट डिवाइन जो देवता हैं, जो भगवान हैं, वो प्रेजेंस इज एवरीवेयर, वो हर जगह मौजूद रहते हैं। एंड और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, और जो एक आध्यात्मिक यानी आत्मा से संबंधित फुलफिलमेंट यानी संतोष जो है,
कम्स फ्रॉम लव एंड सर्विस, वो कहाँ से आता है? कम्स फ्रॉम लव, प्रेम और सर्विस, सेवा से आता है। यानी स्पिरिचुअल जो फुलफिलमेंट है, आध्यात्मिक संतोष प्रेम और सेवा से आता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। ट्रिक हम आपको लास्ट में बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप इन सारे आंसर को याद कर पाएंगे। हिंदी में समझ लेते हैं एक बार उत्तर को फिर से। तो रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि 50 में ईश्वर को समर्पण और विनम्रता सरल भक्ति का संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर में हमें समर्पण रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए और सरल भक्ति करना चाहिए, यही संदेश देते हैं गीतांजलि में। कवि मानते हैं ही बिलीव्स कि ईश्वर उपस्थित हैं सर्वत्र, कि गॉड इज़ प्रेजेंस एवरीवेयर, गॉड हर जगह उपस्थित रहते हैं। और कहते हैं कि आध्यात्मिक संतोष जो है, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट जो है वो कम्स आती है प्रेम और सेवा से हमें प्राप्त होती है। तो ये था आंसर, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए, वरना आपके ऊपर है कि आप एग्ज़ाम में क्या करते हैं, इधर उधर देखते हैं या फिर कॉपी पे आपका फोकस रहता है। बाकी सब तो रिज़ल्ट पे ही पता चलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार कहना ना पड़े, इसमें आप ही का फ़ायदा है, आप ही का चैनल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसके राइटर हैं, ये हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, और सभी चैप्टर्स आप आसानी से समझे रहें, जिससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आंसर उसका लिख सकें। तो निस्सिम एग्जीकियल जो हैं एक राइटर हैं, इनकी पोयम का नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन का मतलब होता है बिच्छू जो होता है, सांप बिच्छू, ये सब आप तो जानते ही होंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो हाउ डज एग्जीकियल डिपिक्ट सरप्रेजिशंस इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन? ये क्या डिपिक्ट, क्या बताती हैं इनकी जो ये एक पॉइंट है, इसमें क्या बताती हैं? सरप्रेजिशंस का मतलब होता है अंधविश्वास। ये किस अंधविश्वास के बारे में बताती हैं? जो बिच्छू से संबंधित एक अंधविश्वास है उसके बारे में इस स्टोरी में बताती हैं। आंसर्स देखिए, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो आंसर है हाउ डज, कैसे वो एक्सप्लेन करती हैं ये जो एक अंधविश्वास है जो रात में बिच्छू काटता है लोगों को, इसके बारे में। तो एग्जीकियल सोस सुपरस्टिशंस थ्रू, जो राइटर पोइट हैं वो सो दिखाती हैं अंधविश्वास को थ्रू विलेजर्स रिएक्शन, गांव के जो लोग हैं उनके द्वारा जो है ये एक अंधविश्वास को दिखा रही हैं। दे चांट प्रे एंड परफॉर्म रिचुअल, जो गांव के लोग होते हैं दे चांट माला जपते हैं, प्रार्थना करते हैं, एंड परफॉर्म स्पिरिचुअल और अनुष्ठान करते हैं,